हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में। और डेट है आज की 25 जून और आज भी हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ करंट इश्यूज। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे एक प्रैक्टिस एमसीक्यू, जो कि आज के ही डिस्कशन में से ही ये एक एमसीक्यू बनाया गया है, तो इसको आप जरूर आंसर कीजिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे कल के जो प्रैक्टिस एमसीक्यू था उसके आंसर से देखते हैं उसका आंसर क्या था। तो उसका आंसर 1 और 3 था, यानी कि बी ऑप्शन उसका सही था। ये वाला आंसर सही था। इसका एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिए एक बार। तो देखिए, आपका फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि जो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन है वो स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो ये बिल्कुल सही था। क्यों? क्योंकि ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। और किस एक्ट के थ्रू बनाई गई थी? तो ये बनाई गई थी खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन एक्ट ऑफ 1956। इस एक्ट के थ्रू ये बनाई गई थी। दूसरा स्टेटमेंट आपका कह रहा है इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो केवीआईसी है वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर पे नहीं काम करती है। वो किसके अंडर पे काम करती है? वो मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज यानी कि एमएसएमई के अंदर पे ये काम करती है। और तीसरा स्टेटमेंट आपका था इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू क्रिएट सेल्फ रिलायंस अमंग्स पीपल एंड बिल्डिंग अप अ स्ट्रॉन्ग रूरल कम्युनिटी स्पिरिट। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इसका वाइडर ऑब्जेक्टिव क्या था? हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि का वाइडर ऑब्जेक्टिव था क्रिएटिंग सेल्फ रिलायंस अमंग्स पीपल एंड बिल्डिंग अप अ स्ट्रॉन्ग रूरल कम्युनिटी स्पिरिट। तो ये इसका एक ऑब्जेक्टिव था, तो इसलिए ये ऑप्शन भी सही हो जाता है। इसके फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन सही थे और सेकेंड जो ऑप्शन था वो गलत था। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? बी हो जाता है। तो ये था इसका आंसर और एक्सप्लेनेशन। तो चलिए अब हम आज की न्यूज़ शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं इंटरनेशनल कंपैरिजन प्रोग्राम के बारे में, जो कि हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने अभी रिलीज किया है। चलिए हम इसके बारे में देखते हैं। देखिए, वर्ल्ड बैंक ने अभी हाल ही में रिलीज किया है न्यू परचेजिंग पावर पैरिटी फॉर रेफरेंस ईयर 2017। मतलब 2017 के जो परचेजिंग पावर पैरिटी है उसको रिलीज किया है वर्ल्ड बैंक ने। किस प्रोग्राम के अंडर पे? तो इंटरनेशनल कंपैरिजन प्रोग्राम। हम इस प्रोग्राम के बारे में भी आगे पढ़ेंगे। तो देख लेते हैं सबसे पहले कि इसमें कितनी इकोनॉमीज थी या कितनी कंट्रीज थी। तो 176 कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया था इस प्रोग्राम में, जो कि 2017 की साइकिल के लिए था। और हमारे इंडिया से इसकी जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी थी वो कौन सी थी? तो वो थी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो ये मिनिस्ट्री हमारे यहाँ से इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी थी इस प्रोग्राम की, आईसीपी प्रोग्राम की। तो ये आपको याद रखना है। चलिए हम देखते हैं अब आईसीपी के बारे में। इंटरनेशनल कंपैरिजन प्रोग्राम है क्या आखिर? तो देखिए, ये जो प्रोग्राम है वो क्या है? एक लार्जेस्ट वर्ल्ड वाइड डाटा कलेक्शन इनिशिएटिव है। इसमें बहुत सारी कंट्रीज का डेटा लिया जाता है, इकोनॉमीज से रिलेटेड, उनकी परचेजिंग पावर से रिलेटेड या फिर जीडीपी से रिलेटेड। और ये किसके अंदर पे, किसकी गाइडेंस में काम करता है या किसकी गाइडेंस पे डाटा कलेक्ट किया जाता है? तो ये किया जाता है यूएनएससी। आप इसको सिक्योरिटी काउंसिल नहीं समझिएगा, ये है यूएन स्टेटिस्टिकल कमीशन। तो इसके अंडर पे, इसकी गाइडेंस पे ये डाटा कलेक्ट किया जाता है। चलिए हम देखते हैं अब ये क्या क्या चीज़ें देता है हमें। तो देखिए, सबसे पहले ये परचेजिंग पावर पैरिटी के बारे में बताता है, अलग अलग इकोनॉमीज की। दूसरा, ये हमें प्राइस लेवल इंडिसेस के बारे में भी बताता है। और तीसरी चीज़ क्या बताता है? जो अदर रीजनली कंपेरेबल एग्रीगेट्स हैं जीडीपी एक्सपेंडिचर को लेकर, वो भी हमें ये बताता है आईसीपी प्रोग्राम। चलिए हम सबसे पहले देखते हैं कि परचेजिंग पावर पैरिटी क्या होती है। तो देखिए, परचेजिंग पावर पैरिटी ये आपको दी हुई है, यहाँ पे डेफिनेशन आप पढ़ लीजिएगा, मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। तो देखिए, परचेजिंग पावर पैरिटी होती है, मान लीजिए एक कंट्री है, जैसे हमारे इंडिया का कंपैरिजन करते हैं हम यूएस से। इंडिया में एक, मान लीजिए एक बास्केट है, उसमें लगभग 100 अलग अलग तरीके के गुड्स हैं। और वही सेम गुड्स यूएस में भी हैं। तो अब इन दोनों का जो टोटल प्राइस है इंडियन रुपी में कितना है इस बास्केट का प्राइस, और इस बास्केट का यूएस डॉलर्स में कितना प्राइस है, उन दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे तो वो कहलाएगा हमारा परचेजिंग पावर पैरिटी। हम देख लेते हैं इसकी स्टडी के हिसाब से तो क्या है। तो देखिए, तो जब परचेजिंग पावर पैरिटी पीपीपीज ऑफ इंडियन रुपी पर यूएस डॉलर, तो जो इंडियन रुपी पर यूएस डॉलर जो था परचेजिंग पावर पैरिटी 2017 में, वो कितना आया? तो वो 20.65। एक तरीके से ये एक्सचेंज रेट ही होता है, बट जो हमारा जो नॉर्मल जो एक्सचेंज रेट चलता है वो ये नहीं होता है, वो अलग होता है। और परचेजिंग पावर पैरिटी अलग होता है। परचेजिंग पावर पैरिटी में हम ओनली सिलेक्टेड गुड्स लेते हैं, तो इसीलिए ये क्या होता है, ये थोड़ा सा कम रहता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इंडियन रुपी है एक डॉलर के मुकाबले 20.65 इंडियन रुपी है 2017 में। और वही इसकी 2011 में वैल्यू कितनी थी? 15.55, 15.55 ये जो थी ये रुपीज में है पर डॉलर। तो आप देख सकते हैं अंतर इनमें। तो ये बड़ी है हमारे इंडियन रुपी में। परचेजिंग पावर पैरिटी के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए, एक्सचेंज रेट, और वहीं अगर एक्सचेंज रेट को कंपेयर किया जाए तो एक्सचेंज रेट अभी लगभग 65.12 है। और जब 2011 में कितना था? 46.67। बहुत अंतर होता है इसमें परचेजिंग पावर पैरिटी में और जो एक्चुअल एक्सचेंज रेट है उसमें। इसमें सिर्फ गुड्स लिया जाता है और जो एक्चुअल एक्सचेंज रेट है उसमें बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। फॉर एग्जांपल,
गुड्स तो देखे ही जाते हैं, सर्विसेज भी देखी जाती हैं, और जो स्टॉक्स हैं वो भी देखा जाता है, और एक्सपोर्ट इम्पोर्ट वो सभी चीज़ें इसमें इंक्लूड की जाती है, इसलिए ये इसकी जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा आती है। अगली चीज़ क्या इसमें हमें मिलती है आईसीपी में, यानी कि इंटरनेशनल कंपैरिजन प्रोग्राम में, तो वो था प्राइस लेवल इंडेक्स भी हमें इसमें पता चलता है। तो अब ये क्या चीज़ है, तो ये दो अलग अलग इकोनॉमीज का जो प्राइस लेवल है उसको उसका कंपेरिजन है। तो देखिए अलग अलग इकोनॉमीज की रेशियो ऑफ द परचेसिंग पावर पैरिटी टू इट्स करस्पॉन्डिंग मार्केट एक्सचेंज रेट। तो आपको अब यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू ही देख लीजिए, तो देखिए इंडियन रुपी पर डॉलर कितना है यहाँ पे 2017 में 20.67, और वहीं एक्सचेंज रेट कितना है 65.12। तो ये जो इन दोनों का जो रेशियो रहेगा, या जो इन दोनों का जो कंपैरिजन रहेगा, उसे ही हम क्या बोलते हैं, प्राइस लेवल इंडेक्स। तो इंडिया के लिए जो था ये 2017 में कितना निकला है, तो 47.55 निकला है, और 2011 में ये कितना था, तो ये था 42.99। तो ये अभी निकला है। अगला देखते हैं हम, तो देखिए 2017 में जो इंडिया है वो अपनी पोजीशन को रिटेन किए रखा है, मतलब कि इंडिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है अकॉर्डिंग टू ग्लोबल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ पीपीपी, यानी कि परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से जो इंडिया की जीडीपी है वो थर्ड लार्जेस्ट है वर्ल्ड में। सबसे बड़ी किसकी, तो सबसे बड़ी चाइना की है, फिर उसके बाद आता है यूएस। तो ये दो हमसे ऊपर है, फिर थर्ड नंबर पे आता है इंडिया, और एशिया में भी इंडिया की सेकेंड नंबर पे है, सबसे ऊपर चाइना। तो ये थी कुछ फाइंडिंग्स इस आईसीपी प्रोग्राम के, इस आईसीपी प्रोग्राम की जो परचेजिंग पावर पैरिटी है उससे रिलेटेड। चलिए अब हम अगली न्यूज़ देखते हैं। तो अगली न्यूज़ है हमारे पास तुरंत कस्टम्स के बारे में। तो ये एक प्रोग्राम था जो कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स ने अप्रैल 2020 में लॉन्च किया था। 15 अप्रैल 2020 में इसे लॉन्च किया था, और इसके थ्रू क्या करना चाह रहे थे, इंडियन गवर्नमेंट ईजी करना चाह रही थी, जो भी कस्टम्स के लिए जो भी दिक्कतें जाती है वो सभी को सॉल्व करना चाह रही थी। कैसे, तो इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव था वो क्या था, कि कमिटमेंट थी कि फेसलेस, पेपरलेस एंड कॉन्टेक्ट लेस कस्टम्स बनाने की, इसमें ये कमिटमेंट थी तुरंत कस्टम्स जो प्रोग्राम है उसके अंदर पे। इसका मतलब क्या है, कि जो भी कस्टम्स का जो भी फॉर्म्स फिलिंग होती है, या फिर जो भी टैक्सेस कलेक्शन होता है, तो वो सभी क्या होना चाहिए, वो डिजिटल करने की कोशिश है इसमें। तो गवर्नमेंट क्या करने वाली है, इसको टोटली पेपरलेस करने वाली है, फेसलेस करने वाली है, और कॉन्टेक्टलेस करने वाली है, मतलब डिजिटाइजेशन होने वाला है। तो इसी के लिए ये अप्रैल में लॉन्च हुई थी, बट अभी न्यूज़ में इसलिए है क्यों, क्योंकि जो सीबीआईसी है, यानी कि जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स है, उसने अभी अभी सिक्योर क्यूआर कोडेड शिपिंग बिल को अनवील किया है, या लॉन्च किया है, या सामने प्रेजेंट किया है। सिक्योर क्यूआर कोडेड शिपिंग बिल, जिसके इसी के थ्रू क्या होगा, जो भी एक्सपोर्टर्स हैं या इम्पोर्टर्स हैं, वो सभी जो अपने कस्टम्स हैं वो भरेंगे इस क्यूआर कोडेड शिपिंग बिल के थ्रू। यानी कि ये पूरा की पूरा क्या हो गया है, इलेक्ट्रॉनिकली मीडियम के थ्रू भरा जाएगा, और ये पूरा डिजिटल हो जाएगा, मतलब पेपरलेस हो जाएगा। चलिए हम इसके कुछ की पॉइंट्स देख लेते। तो देखिए ग्रीन कस्टम्स, इन्हें ग्रीन ग्रीन कस्टम्स भी कहा जाता है। जो तुरंत कस्टम्स है उन्हें ग्रीन कस्टम्स भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये इको फ्रेंडली है। ये पेपर का जो यूज़ है वो बिल्कुल ही कम कर रहे हैं, ये डिजिटाइजेशन के लिए प्रमोशन है, मतलब कि ये डिजिटाइजेशन को प्रमोट कर रहे हैं, इसलिए ये क्या है, इको फ्रेंडली है, तो इसे हम ग्रीन कस्टम्स भी कहते हैं। अगला ये देखिए, ये एक बिजनेस फ्रेंडली भी है। क्यों है, क्योंकि देखिए अगर नॉर्मल टाइम से अगर ये पेपर वाले कस्टम्स, अगर फॉर्म भरना पड़ता है या फिर जाके टैक्स भरना पड़ता है या कस्टम ड्यूटी भरनी पड़ती, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। जो भी बिजनेसेस रहते हैं या जो भी एक्सपोर्टर्स है उन लोगों का टाइम वेस्ट भी होता है, और पैसा भी ज़्यादा खर्च होता है, जिसके कारण क्या है, अब इस तुरंत कस्टम के कारण जो एक्सपोर्टर्स हैं या जो भी इम्पोर्टर्स हैं वो डिजिटली ही अपना फॉर्म भर सकते हैं, या फिर जो ड्यूटीज़ हैं उनको भर सकते हैं। उसके कारण उनका क्या हो रहा है, उनका टाइम भी बच रहा है और पैसा भी बच रहा है, तो इसलिए ये क्या है, एक बिजनेस फ्रेंडली प्रोग्राम है। अगला हम देखते हैं, तो इसका इम्प्लीमेंटेशन कब से शुरू होने वाला है। तो इसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू होगा अलग अलग फेजेस में, पूरे कंट्री में होगा इसका इम्प्लीमेंटेशन। और कब से होगा, तो ये 1 जनवरी 2021 से ये शुरू होगा इसका इम्प्लीमेंटेशन। इसका बेनिफिट क्या क्या है, तो अभी हमने डिस्कस किया, एनहेंस्ड यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी टू रिड्यूस टाइम एंड कॉस्ट ऑफ द इम्पोर्टर, एक्सपोर्टर एंड अदर स्टेक होल्डर्स। तो ये इसका बेनिफिट है। और अगला बेनिफिट क्या है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इस प्रोग्राम के थ्रू हम अपनी जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, जो वर्ल्ड बैंक जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स जो रिलीज करता है, उसमें भी हम अपनी रैंकिंग सुधार सकते हैं, क्योंकि उसमें एक पैरामीटर होता है ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर। इसमें हम अपना जो परफॉर्मेंस है वो सुधार सकते हैं इसके इसके थ्रू। क्यों, क्योंकि ये एक बिजनेस फ्रेंडली है, और जो एक्सपोर्टर्स है और इम्पोर्टर्स है उनको ये हेल्प करेगा अपना बिजनेस बढ़ाने में।
तो ये था अभी हमारे पास तुरंत कस्टम्स के बारे में। अब हम अगली न्यूज़ देखते हैं। तो अगली न्यूज़ हमारे पास तिलारी एरिया इन सिंधुदुर्ग डिक्लेयर्ड कंजर्वेशन रिजर्व। तो ये एनवायरमेंट से रिलेटेड है। तो देखिए, तिलारी एरिया जो है ये महाराष्ट्र में है। मतलब महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक, इन तीनों की ये बॉर्डर पे यहाँ पर है ये क्या, तिलारी एरिया, जो कि सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में आता है। और ये देखिए, ये एक कॉरिडोर की तरह है। ये एक वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है जो कि राधा नगरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी महाराष्ट्र में और भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कर्नाटका में, इन दोनों को जोड़ता है। इन दोनों के बीच में ये क्या है, एक कॉरिडोर एरिया है। मतलब यहाँ पर जो इन दोनों के जो भी एनिमल्स हैं या जो भी वाइल्ड लाइफ हैं, वो यहाँ पर पाई जाती हैं इस कॉरिडोर में, जैसे एलिफेंट्स और टाइगर्स। तो इसीलिए इसको कंजर्व करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या फैसला लिया है, स्टेट गवर्नमेंट ने, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया है कि इसको कंजर्वेशन रिजर्व का दर्जा दिया जाएगा। तो ये था इसके बारे में। इसकी लोकेशन कहाँ है, तो ये गोवा, कर्नाटका और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे है। क्या नाम है, तो तिल्लारी एरिया इन सिंधुदुर्ग। चलिए हम इसके बारे में देखते हैं कि अब हमने देख लिया इसके बारे में कि कंजर्वेशन रिजर्व इसको बनाया गया। बट ये कंजर्वेशन रिजर्व होते क्या है, तो हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, प्री के लिए भी और मेंस के लिए भी। तो देखिए, प्रोटेक्टेड एरियाज अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 क्या क्या है। तो मेनली 4 प्रोटेक्टेड एरियाज हैं। इन सभी के बारे में आज पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास रिजर्व फॉरेस्ट। तो ये क्या होते हैं, तो ये ऐसे एरिया होते हैं जिनको नोटिफाई किया गया है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट और स्टेट फॉरेस्ट एक्ट के अंडर पे। यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन होती है। यहाँ पे फुल डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन होती है वाइल्ड लाइफ के लिए या फिर फौना या फिर फ्लोरा, दोनों के लिए। तो ये सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टेड एरिया होता है रिजर्व फॉरेस्ट। और यहाँ पे कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं जब तक परमिशन ना हो। मतलब यहाँ परमिशन, हर एक्टिविटी के लिए यहाँ पे परमिशन जरूरी होती है। ये क्या होते हैं, रिजर्व फॉरेस्ट। अगला है हमारे पास प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। ये भी नोटिफाइड होते हैं किसमें, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट और स्टेट फॉरेस्ट एक्ट में, रिजर्व फॉरेस्ट की ही तरह। बट यहाँ पे क्या होता है, लिमिटेड डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन होता है। मतलब यहाँ पे थोड़ी बहुत छूट होती है। किस लिए, क्यों, यहाँ पे जो कुछ एक्टिविटीज़ है वो उनकी परमिशन ऑलरेडी रहती है, बट कुछ एक्टिविटीज़ जो है वो प्रोहिबिटेड भी होती हैं। तो ये प्रोटेक्टेड एरियाज के बारे में हो गया। अगला जो है हमारे पास वो है कंजर्वेशन रिजर्व, जो अभी हाल ही में हमने डिस्कस किया। तो वो क्या चीज़ है, तो देखिए, जो कंजर्वेशन रिजर्व है वो डिक्लेयर कौन करता है, तो स्टेट गवर्नमेंट करती है ये डिक्लेयर। और ऐसे एरिया को डिक्लेयर करती है जो गवर्नमेंट के, जो जिस एरिया को गवर्नमेंट ने ओन करके रखा हो। मतलब जो गवर्नमेंट का एरिया है सिर्फ वो उसे ही बस कंजर्वेशन रिजर्व को डिक्लेयर करती है। और जो ज़्यादा कंजर्वेशन रिजर्व होते हैं वो क्या होते हैं, वो ऐसे एरियाज होते हैं जो नेशनल पार्क या सेंचुरीज के आसपास या लगे हुए होते हैं, या फिर दो प्रोटेक्टेड एरियाज या फिर कोई भी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को जोड़ने का काम करते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं कंजर्वेशन रिजर्व्स। फिर अगला देखते हैं हम। अगला है हमारे पास कम्युनिटी रिजर्व्स। तो ये क्या होते हैं, यहाँ पे प्रोटेक्शन उतनी ज़्यादा नहीं होती है और ये भी स्टेट गवर्नमेंट ही डिक्लेयर करते हैं। ये दोनों जो है ये इंडियन फॉरेस्ट एक्ट और स्टेट फॉरेस्ट एक्ट के थ्रू डिक्लेयर किया जाता है। बट जो ये लास्ट के दो हैं, ये क्या है, ये स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर करता है। और ये प्राइवेट और कम्युनिटी लैंड कहीं पे भी इसे डिक्लेयर किया जा सकता है। ये आप जो पिक देख रहे हैं, ये एक डोगाबील एक कम्युनिटी रिजर्व है बिहार में। अभी पहली पहली बार बिहार को ये एक कम्युनिटी रिजर्व मिली है। तो यहाँ पे क्या है, प्रोटेक्शन होता है इन स्वान्स का या फिर जो यहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स आती है उनका। तो ये क्या है, जो कम्युनिटी रिजर्व है वो नेशनल पार्क नहीं होते, ना सेंचुरी का कोई पार्ट होते हैं या ना ही कंजर्वेशन रिजर्व का। इनमें इन तीनों में से किसी का भी ये हिस्सा नहीं होते कम्युनिटी रिजर्व। और ये जो कम्युनिटी के जो लोग हैं जो वहाँ पे रह रहे हैं, उनकी वॉलंटियरिंग के कारण ही इसे डिक्लेयर किया जाता है कम्युनिटी रिजर्व। अगर वो चाहते हैं कि यहाँ की वाइल्ड लाइफ या उनका हैबिटेट जो है वो कंजर्व होना चाहिए, तो इसे उसे गवर्नमेंट तक पहुँचाते हैं और वो गवर्नमेंट क्या है, उसे कम्युनिटी रिजर्व डिक्लेयर करती है। तो ये हमने पढ़ लिया, चारों जो भी प्रोटेक्टेड एरियाज है, चारों प्रोटेक्टेड एरियाज उनके बारे में हमने पढ़ लिया। रिजर्व फॉरेस्ट के बारे में, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के बारे में, कंजर्वेशन फॉरेस्ट के बारे में और कम्युनिटी रिजर्व्स के बारे में। तो ये हमने सभी चीज़ें पढ़ ली हैं, आप इसे ध्यान रखिएगा। चलिए हम अगला देखते हैं। अगली न्यूज़ है हमारे पास, यूएसए सस्पेंड्स वर्क वीज़ास टिल एंड ऑफ ईयर। तो इस साल के अंत तक यूएसए ने जो भी वर्क वीज़ास थे उन्हें बैन कर दिया है। मतलब अब वो उन्हें इशू नहीं करेंगे। एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू इसे बैन किया गया है। चलिए हम इसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, पहले से ही इसमें बैन लगा हुआ था पिछले 60 दिनों से। मतलब जब से कोविड-19 का लॉकडाउन वगैरह चालू हुआ है तब से इसमें बैन लगा दिया गया था। तो ये जो बैन है या जो सस्पेंशन है वो क्यों आया है, वो ऐसा फैसला क्यों लिया गया है, तो इसलिए लिया गया है क्योंकि जो कोविड-19 का टाइम है उस समय क्या है, अमेरिका में या फिर यूएसए में बहुत ज़्यादा ही जॉब लॉसेस हो रही हैं।
तो उन जॉब लॉसेस को कवर करने के लिए या उन जॉब लॉसेस को जो उनके जो रेसिडेंट्स हैं, जो अमेरिका के रेसिडेंट्स हैं, उनकी भी जॉब जा रही है, तो उनको जॉब प्रोवाइड करवाने के लिए जो बाहर से जो वर्कर्स आते हैं इन वीज़ाज़ के थ्रू, तो उनको अगर वीज़ा देने से रोक देंगे तो बाहर से जो हायरिंग होती है, जो अदर कंट्रीज़ से जो वर्कर्स को हायर किया जाता है वो कम हो जाएगा, और जो कंपनीज़ हैं, जो यूएसए में जो कंपनीज़ हैं वो वहाँ के जो रेसिडेंट्स हैं, यूएसए के रेसिडेंट्स को ही हायर करेगी। तो इसलिए ये फैसला लिया गया है यूएसए की गवर्नमेंट के द्वारा। तो देखिए बैन किस-किस वीज़ाज़ को किया गया है, तो देखिए H-1B वीज़ा को किया है, H-2B, J एंड L वीज़ा को सस्पेंड किया गया है या बैन किया गया है 31 दिसंबर तक। इसमें कुछ एग्ज़ेम्पशंस भी हैं, तो जो प्रोफ़ेसर्स या जो स्कॉलर्स हैं J वीज़ाज़ में उनको छूट दी गई है कि वो उनको ये वीज़ा मिल सकता है, वर्क वीज़ा मिल सकता है, और किन्हें छूट दी गई है, तो वो फूड इंडस्ट्री वर्कर्स को भी दी गई है जो सीज़नली काम करते हैं, यानी कि H-2B वीज़ा में काम करते हैं। चलिए हमने वीज़ाज़ के बारे में तो देख लिया, इनको सस्पेंड किया गया, बट ये वीज़ाज़ मिलते किस लिए हैं, तो वो हम एक बार देख लेते हैं। तो देखिए, ये जो वीज़ाज़ है जैसे H-1B वीज़ा, वो किस लिए मिलता है, तो वो एक स्किल्ड वर्कर को मिलता है जो इंडियन आईटी कंपनीज़ में काम करते हैं यूएसए के अंदर में। तो उन्हें ये मिलता है, और ये ज़्यादातर किनको मिलता है, तो देखिए H-1B is for people in specialty occupation and requires a higher education degree or its equivalent। तो जिनके पास हायर एजुकेशन डिग्री होती है ये उन्हें ही बस मिलता है, और ये स्किल्ड हाईली स्किल्ड वर्कर्स के लिए होता है H-1B वीज़ा। H-2B वीज़ा जो है वो किस लिए होता है, तो वो सीजनल वर्कर्स के लिए होता है, मतलब जो कुछ समय के लिए यूएसए में काम करने के लिए आए हैं बाहर कंट्री से, तो उन्हें ये H-2B वीज़ा दिया जाता है। L-1 वीज़ा किस लिए होता है, तो L-1 वीज़ा जो होता है वो अगर कोई कंपनी अपना हाईली स्किल्ड वर्कर एक कंट्री से यूएसए में, किसी और कंट्री से यूएसए में ट्रांसफ़र करना चाह रही है, तो वो L-1B वीज़ा का यूज़ करते हैं, उनको L-1B वीज़ा दिया जाता है, और उन्हें कम से कम बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल तक वो यूएसए में इस वीज़ा के साथ रह सकते हैं, काम कर सकते हैं। अगला कौन-सा है, तो H-4 वीज़ा, ये भी सस्पेंड हुआ है। ये किस लिए है, तो ये क्या है, जो H-1B वीज़ा के जो भी वर्कर्स हैं, जो भी स्किल्ड वर्कर्स हैं, उनके जो डिपेंडेंट्स हैं या जो उनकी फैमिली है, उन लोगों को ये वीज़ा दिया जाता है H-4 वीज़ाज़। और अगला जो है वो J-1 वीज़ा है, तो ये किन्हें दिया जाता है, तो ये स्टूडेंट्स को दिया जाता है या प्रोफ़ेसर या फिर स्कॉलर्स को दिया जाता है जो यूएसए में रहकर काम करते हैं और अपनी पढ़ाई भी साथ-साथ करते हैं, तो ये उन्हें दिया जाता है। तो ये हमने वीज़ाज़ के बारे में पढ़ लिया। चलिए हम देखते हैं अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है इंडियन आईटी कंपनीज़ में या इंडिया को। तो सबसे पहले हम इंडियन आईटी कंपनीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए, इंडियन आईटी कंपनीज़ जो हैं, वो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरीज़ हैं H-1B वीज़ा की। यूएसए का जो H-1B वीज़ा है, वो सबसे ज़्यादा इंडियन आईटी कंपनीज़ ही इश्यू करवाती है अपने वर्कर्स के लिए। तो एज़ ऑफ 1 अप्रैल 2020, the US Citizenship and Immigration Services had received about 2.5 lakh H-1B वर्क वीज़ा एप्लीकेशन। तो 2.5 लाख वर्क वीज़ा एप्लीकेशन H-1B वर्क वीज़ा एप्लीकेशंस रिसीव किए थे यूएस के डिपार्टमेंट ने, इमिग्रेशन सर्विसेज ने। तो जिसमें से 67% जो एप्लीकेशंस थी वो इंडियंस ने अप्लाई की थी, मतलब यहाँ पे इंडियंस का शेयर बहुत ज़्यादा है इस वीज़ा को लेकर। और अगर इसे बैन कर दिया जाएगा तो ये जो भी वर्कर्स थे जो यूएसए जाना चाहते थे इस वीज़ा को लेकर, तो वो नहीं जा पाएंगे। तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा किस पर, इंडियन आईटी कंपनीज पर। अब उनको क्या करना पड़ेगा, वहीं के जो रेसिडेंट्स हैं, जो यूएस के रेसिडेंट्स हैं, उन्हें ही हायर करना पड़ेगा इन वर्कर्स के कारण। देखिए, यूएसए में रहकर भी जो इंडियन आईटी कंपनीज है वो हमारे इंडिया से ही क्यों हायर करती है, वो यूएसए से तो पहले ही हायर कर सकती थी, क्योंकि वो तो वहीं पे रह रहे हैं, उनके रेसिडेंट्स हैं। यहाँ से फालतू में उनको बुलाना इंडियंस को, फिर उसके बाद वहाँ पे काम देना, रहना की जगह देना, ये सब करवाना, इसके लिए क्या उनका और ज़्यादा खर्चा हो जाता है, बट ऐसा नहीं है। तो मेन काम क्या है, जो मेन रीज़न है जो इंडिया से वर्कर्स ले जाने का, जो आईटी कंपनीज का मेन रीज़न है वो क्यों है, जो इंडियन वर्कर्स हैं वो क्या है, लो वेज में भी काम कर लेते हैं। तो देखिए, इट विल सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट द मार्जिन्स एंड वर्कर वेजेस ऑफ इंडियन आईटी कंपनीज व्हिच सेंड थाउजेंड्स ऑफ लो कॉस्ट एम्प्लॉयज टू वर्क ऑन क्लाइंट साइट्स इन द यूएसए। जो क्लाइंट साइट पे क्या है, जो इंडियन जो वर्कर्स हैं वो लो वेज एम्प्लॉय होते हैं, तो वो क्लाइंट साइट पे जाकर अच्छे से काम कर सकते हैं लो वेज पे, मतलब कंपनी को उतना ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता है। बट अगर अब वो रेसिडेंट्स को ही रिक्रूट करेंगे तो उनको ज़्यादा वेज देनी पड़ेगी, तो जिसके कारण क्या है, जो कंपनी का मार्जिन है वो भी कम हो जाएगा। तो ये इफेक्ट पड़ने वाला है इंडियन आईटी कंपनीज पर। अब देखते हैं इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ेगा जो कि इंडिया पे पड़ेगा, तो वो क्यों पड़ेगा, तो अब देखिए, इंडिया को बहुत ज़्यादा ही स्किल्ड फोर्सेस की ज़रूरत है, स्किल्ड वर्कफोर्स की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि अभी-अभी इंडिया ने बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स चलाए हैं ताकि इंडिया
$5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाए। जैसे कि आत्मनिर्भर भारत अभी एक स्कीम चलाई है और एक मेक इन इंडिया स्कीम चल रही है, तो जिसके लिए क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि अगर जो स्किल्ड वर्कफोर्स है इंडिया से बाहर नहीं जाएगा तो इंडिया में ही ये जॉब ढूंढेगा, और अगर इंडिया में वो एम्प्लॉयमेंट करेगा तो इंडिया को ही फायदा होगा, इंडिया का ही डेवलपमेंट अच्छा होगा। तो ये इम्पैक्ट पड़ेंगे कुछ जो भी अभी जो यूएस ने बैन किया है वर्क वीज़ा उनका। चलिए हम अगली न्यूज़ देखते हैं। तो अगली न्यूज़ है हमारे पास आषाढ़ी बीज के बारे में, जो कि कच्छ का न्यू ईयर भी बोला जाता है। जो कच्छ के जो लोग हैं वो एज ए न्यू ईयर इसे मनाते हैं, आषाढ़ी बीज को, ये नाम है उनके न्यू ईयर का। तो ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है जो आषाढ़ मंथ है, हिंदू कैलेंडर में जो आषाढ़ मंथ है उसमें शुक्ल पक्ष के दूसरे दिन इसे मनाया जाता है, कच्छी न्यू ईयर। तो ये क्यों मनाया जाता है? तो ये बिगनिंग ऑफ रेन को मार्क करने के लिए ये बनाया जाता है, या उनके ऑनर पे, बारिश के ऑनर पे ये मनाया जाता है, क्योंकि कच्छ के रीजन में इस समय से बारिश शुरू होती है। और इसमें क्या होता है, तो देखिए इसमें मॉइस्चर देखा जाता है एटमॉस्फेयर में, और उसी हिसाब से क्रॉप्स भी डिसाइड की जाता है कि आगे हम मानसून के सीजन में कौन से क्रॉप्स उगाएं। तो इसलिए ये क्या है, ये एक न्यू ईयर है, आषाढ़ी बीज जो है कच्छ का न्यू ईयर है, ये आपको याद रखना है। अगला देखते हैं, अगली न्यूज़ है हमारे पास युक्ति 2.0 प्लेटफॉर्म फॉर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, इसके बारे में है। तो देखिए ये क्या है, ये एक इनिशिएटिव है टू हेल्प सिस्टमेटिकली एसिमुलेट टेक्नोलॉजीज हैविंग कमर्शियल पोटेंशियल एंड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू इंक्यूबेटेड स्टार्टअप्स इन आर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। तो देखिए इन शॉर्ट ये युक्ति क्या है, ये एक वेब पोर्टल है, ये एक पोर्टल है या एक प्लेटफॉर्म है जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को हेल्प करेगा, जो भी स्टार्टअप्स चालू हैं उनको अच्छे से ग्रो करने में, या उनकी मदद करेगा, जो भी रिसर्चेस चल रही है उनके लिए या इनोवेशन के लिए मदद करेगा। तो इसका फुल फॉर्म क्या है युक्ति का? तो यंग इंडिया कॉम्बेटिंग कोविड विद नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। तो इसका काम क्या है मेन? तो ये एक पोर्टल है या फिर एक प्लेटफॉर्म है जो कि क्या करने वाला है, तो ये क्या करेगा, endeavor to ensure that student, teacher and researchers in higher education institutes are getting appropriate support to meet the requirement needed to advance their technologies and innovation। तो ये इनोवेशंस और टेक्नोलॉजी को एडवांस करने के लिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी के द्वारा। ये आपको याद रखना है कौन सी मिनिस्ट्री ने इसे लॉन्च किया, तो मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट ने इसे लॉन्च किया है। चलिए हम इसके बारे में देखते हैं और देखते हैं हम और कौन-कौन से इनोवेशन के लिए प्रोग्राम चलाई है गवर्नमेंट ने। तो देखिए आप सभी को पता होगा, तो अभी हम 3 प्रोग्राम डिस्कस करने वाले हैं। तो इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमिनेंस स्कीम ये गवर्नमेंट ने चलाई है। तो इसमें क्या होना है, तो इसमें 20 इंस्टीट्यूशंस को गवर्नमेंट सेलेक्ट करेगी, उन्हें फंड देगी ताकि वो वर्ल्ड क्लास टीचिंग और रिसर्च इंस्टीट्यूशन बन सके। तो जो जैसे आप सभी को पता होगा कि जो टॉप 500 जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें हमारे जो इंडिया की जो पोजीशंस है वो बहुत ही ज़्यादा, इंडिया के जो इंस्टीट्यूट्स है उनकी पोजीशंस बहुत ज़्यादा खराब है, वर्ल्ड के कंपैरिजन में उतनी अच्छी नहीं रही है। तो उसी रैंकिंग्स को सुधारने के लिए ये गवर्नमेंट ये स्कीम लाई है। 20 इंस्टीट्यूशन सेलेक्ट करेगी, 10 पब्लिक सेक्टर से, 10 प्राइवेट सेक्टर से, और इन सभी को वर्ल्ड क्लास टीचिंग और रिसर्च इंस्टीट्यूशन बनाएगी। अगली स्कीम क्या लाई है गवर्नमेंट ने, तो अगली है प्राइम मिनिस्टर्स रिसर्च फेलोशिप स्कीम। इसमें क्या होना है, तो इसमें जो है इसमें भी फंडिंग होगी, किस लिए, तो इसमें रिसर्च के लिए फंडिंग होगी। जो भी कंट्री में रिसर्च हो रही है उसके लिए गवर्नमेंट क्या है, फंड देगी। और अगली जो है वो है, अगली स्कीम है अटल इनोवेशन मिशन। तो इसमें क्या होना है, तो ये ग्राउंड लेवल से, मतलब कि स्कूल के लेवल से ही जो बच्चे हैं उनको, जो स्टूडेंट्स हैं उनको इनोवेशन की तरफ उनका जो दिमाग है वो मोड़ देना या फिर डाइवर्ट कर देना। तो देखिए इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम इज टू फोस्टर क्यूरोसिटी, क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन इन यंग माइंड्स एंड इनकलकेट skills such as design mindset, computational thinking, adaptive learning and physical computing। तो ये सभी जो भी स्किल्स हैं इन सभी को जो बच्चे हैं उनके अंदर पे इन स्किल्स को जगाना या फिर इन स्किल्स को अच्छे से तैयार करना। तो ये क्या है, अटल इनोवेशन मिशन का एक ऑब्जेक्टिव है। इसको क्या, इसके लिए क्या किया गया है, तो इसके लिए अटल टिंकरिंग लेबोरेटरीज को एस्टेब्लिश किया गया है हर स्कूल्स में, ताकि जो बच्चे हैं वो अच्छे अच्छी स्किल्स सीख सके। तो ये थे कुछ इनिशिएटिव्स जो कि इनोवेशन को बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने शुरू किए थे। चलिए अब आज का डिस्कशन बस इतना ही था, न्यूज़ तो इतनी ही थी, तो हम अब प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो कि हमने आज रखा है। तो जो आज का प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो किससे रिलेटेड है, तो वो है कंजर्वेशन रिजर्व अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो इसके स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। तो इट कैन बी डिक्लेयर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन एनी एरिया ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट से डिक्लेयर, स्टेट गवर्नमेंट बस डिक्लेयर करती हो, गवर्नमेंट ओन एरिया ही बस ये डिक्लेयर करते हैं।
अगला क्या है स्टेटमेंट, अगला है पर्टिकुलरली द एरियाज adjacent to national park and sanctuaries and those areas which link one protected area with another। तो ये कॉरिडोर का काम करते हैं। अगला स्टेटमेंट क्या है, ऑल एक्टिविटीज आर प्रोहिबिटेड अनलेस परमिटेड। तो ये 3 स्टेटमेंट्स हैं, इनमें से आपको सही जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो आपको चुनना है और इनमें से एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो आप हमें इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मैं इसका आंसर आपको कल बताऊंगा, आप जब तक ये अटेम्प्ट कीजिएगा। चलिए हम एक बार अब रिवीजन कर लेते हैं सबसे आखिरी में कि आज हमने क्या क्या पढ़ा, ताकि हम अच्छे से याद कर सकें। तो देखिए सबसे पहले हमने पढ़ा इंटरनेशनल कंपैरिजन प्रोग्राम के बारे में, उसमें हमने परचेजिंग पावर पैरिटी के बारे में देखा, प्राइस लेवल इंडेक्स के बारे में देखा हमने, और इंडिया की पोजीशन देखी कि वर्ल्ड में कौन सी है जीडीपी इन टर्म्स ऑफ पीपीपी, यानी कि परचेजिंग पावर पैरिटी के टर्म्स में हमारी जो इंडिया की जीडीपी है वो कितनी बड़ी है, मतलब थर्ड लार्जेस्ट है हमारी इंडिया की जीडीपी, ये हमने पढ़ा। फिर उसके बाद हमने तुरंत कस्टम्स के बारे में पढ़ा, जो कि गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम चालू किया था। किस लिए चालू किया था, तो फेसलेस, पेपरलेस एंड कॉन्टेक्टलेस कस्टम्स को बनाने के लिए किया था, और इससे बहुत सारे फायदे होंगे वो भी हमने पढ़े। फिर हमने देखा तिलहरी एरिया के बारे में, जो कि महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक के बॉर्डर में है और 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को जोड़ता है, राधानगरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि कर्नाटका में है और पहली वाली महाराष्ट्र में, तो इनको जोड़ता है। तो इसको क्या किया है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अभी अभी कंजर्वेशन रिजर्व का दर्जा दे दिया है। अगला हमने प्रोटेक्टेड एरियाज के बारे में डिस्कस किया, जो कि 4 टाइप के हैं, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, फॉरेस्ट, कंजर्वेशन रिजर्व और कम्युनिटी रिजर्व। ये चारों के बारे में अच्छे से हमने डिटेल में डिस्कस किया। फिर हमने के बाद देखा कि जो वर्क वीज़ाज यूएस ने बैन की हैं, तो उसका रीज़न देखा हमने और उससे क्या असर पड़ेगा, और जो भी वर्क वीज़ाज हैं उन सभी के बारे में हमने देखा। फिर उसके बाद हमने आषाढ़ी बीज के बारे में देखा, जो कि कच्छ के लोगों का न्यू ईयर भी है, और कब मनाया जाता है वो देखा, और क्यों मनाया जाता है वो भी हमने देखा। फिर उसके बाद लास्ट में हमने देखा युक्ति 2.0, ये एक वेब पोर्टल था जो कि इनोवेशन को इम्प्रूव करने के लिए, इनोवेशन को एडवांस करने के लिए गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी ने लॉन्च किया था। फिर हमने कुछ अलग अलग इनोवेशंस के लिए जो गवर्नमेंट ने स्कीम्स चलाई हैं वो हमने देखी, तो इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस स्कीम देखी, फिर हमने प्राइम मिनिस्टर्स रिसर्च फेलोशिप स्कीम देखी, और फिर हमने लास्ट में अटल इनोवेशन मिशन के बारे में भी थोड़ा बहुत जाना। फिर हमने देखा एक एमसीक्यू, जिसका आंसर आपको हमें कमेंट सेक्शन में देना है, तो आप इसे दे दीजिएगा। गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि आपको हमारे सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और इस जो वीडियो में हमने जो एक प्रैक्टिस क्वेश्चन पूछा उसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और कोई भी सजेशन या कोई भी क्वेरी तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। और इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल जीएस यूनिट पे मिल जाएगी, आप उसे जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।